हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सॉल्यूशन चैप्टर का ये नेक्स्ट लेक्चर है ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए जानते हैं क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ नंबर है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम लोगों को ये फोर्थ नंबर पढ़ना आज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बाबू ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ऑस्मोसिस जानना होगा। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने के लिए हमें क्या जानना होगा बाबू? ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस पढ़ने के लिए हमें जानना होगा डिफ्यूजन। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा डिफ्यूजन क्या है। चूंकि डिफ्यूजन से रिलेटेड है ऑस्मोसिस, इसलिए पहले हम लोग डिफ्यूजन जानेंगे क्या है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के डिफिनेशन से शुरू करते हैं। कहता है कि द spontaneous mixing of any substance, two or more any substance लिखिए, two or more any substance, two or more any substance from their region, ठीक है, from their region of higher concentration to the lower concentration, यानी कि डिफ्यूजन का होता है कि किसी भी सबस्टांस का मिक्सिंग हो, लेकिन वो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होना चाहिए। और उसमें एक बात और यहाँ पे है कि किसी भी दो या दो से अधिक सबस्टांस लो, कोई भी सबस्टांस लो, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होना चाहिए। साथ में उसकी मिक्सिंग जो होगी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं एक हम लोग फिगर से। तो आइए हम लोग एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पे ये एक टब लेते हैं हम लोग, और मान लो कि इसमें इस तरह का दो अलग अलग इसका ये दो अलग अलग मुंह है इसमें। अब हम बीच में क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं। और ये मेम्ब्रेन जो है ये मतलब लोकल मेम्ब्रेन है। ये लोकल मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन में क्या होता है कि बारीक सी छिद्र होती है, बड़े बड़े छिद्र होती है, बारीक नहीं कह सकते हैं, बड़े बड़े छिद्र। चूंकि लोकल मेम्ब्रेन है, कोई भी मान लो कि सूती कपड़ा वगैरह हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है इसमें बारीक सी छिद्र है। अब यहां पे क्या है कि हम इधर लेते हैं, एक सॉल्यूशन लेते हैं 1, और यहां लेते हैं हम सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 में ये सॉल्यूशन 1 हो गया और ये सॉल्यूशन 2 हो गया। तो सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन जो है, इसके कंसंट्रेशन को हम लोग C1 मान लेते हैं और इसके कंसंट्रेशन को C2 मान लेते हैं। यहां पे C1 जो है इज ग्रेटर देन C2 है। मान लेते हैं कि C1 की कंसंट्रेशन C2 के कंसंट्रेशन से ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा कंसंट्रेशन मतलब क्या? सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है दैट मीन सॉल्यूट ज्यादा है। तो सॉल्यूट अगर ज्यादा है तो ये क्या होगा? तो सॉल्यूशन 1 की तरफ से सॉल्यूशन 2 की तरफ जब जाएगा यहाँ पे, तो यहां से कौन जाएगा? सॉल्यूट जाएगा। कौन जाएगा बाबू? सॉल्यूट जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की तरफ नहीं आएगा, लेकिन ये भी होगा,
यहाँ पे, लेकिन यहाँ से कौन आएगा, सॉल्वेंट आएगा, यहाँ से कौन आएगा, सॉल्वेंट, लेकिन इसकी मात्रा कम होगी क्योंकि हम यहाँ पे ऐसा मेम्ब्रेन लगाए हैं कि ये दोनों तरफ से ट्रांसफर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ये गाढ़ापन है, कंसंट्रेटेड ज्यादा है, इसलिए सॉलिड पार्टिकल्स सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, यानी कि जो लोअर कंसंट्रेशन है उधर जाएगा। सॉलिड पार्टिकल्स धीरे 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 बढ़ता हुआ उसमें जाकर मिलता जाएगा, घुलता जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लो कि एक हायर कंसंट्रेशन ले तो मीठा का घोल ले लो, तो हम ऐसा घोल कि बिल्कुल मतलब उसको उठाया जाए लेकिन ज्यादा मात्रा में ऐसे पानी की तरफ बहे नहीं, तो वो मीठा का घोल ले लो। उसके बाद से तुम यहाँ पे वाटर ले लो, और वाटर और उस मीठा के घोल को अगर एक साथ रखते हो तो देखोगे कि उसमें से पानी की तरफ जा रहा है, यानी कि मीठा के घोल से वाटर की तरफ वो जो मीठा है वो जाएगा। वाटर इसके अंदर ये नहीं कि परोस होगी, इतना रखा हुआ है, मान लो कि यहाँ पे मीठा का घोल रखा हुआ है एक पात्र में यहाँ पे, और हम इसी पात्र में यहाँ पे वाटर मिला दें, डायरेक्ट कोई मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। अब धीरे 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 यहाँ पे वाटर डालना शुरू करते हैं तो देखोगे कि ये इसमें जाना शुरू कर देगा, ये यहाँ पे तक नहीं पहुंचेगा लेकिन ये सब में घुलना शुरू कर देगा, और ये तब तक घुलता रहेगा जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर न हो जाए। ऐसा तो सिंपली हम लोग प्रयोग में देखते हैं। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, इसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, यही है डिफ्यूजन। तो हमें डिफ्यूजन को समझना होगा कि डिफ्यूजन क्या होती है। कंसंट्रेशन अगर अधिक है तो सॉल्यूट है, अधिक मात्रा है, यहाँ कंसंट्रेशन अगर कम है तो सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, इसलिए सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है। ओके, डिफ्यूजन समझ में आया। अब हम लोगों को समझना है यहाँ पे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझते हैं, क्या है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को भी हम लोग समझेंगे तो उसके लिए भी हम लोगों को एक फिगर बनानी पड़ेगी। आइए समझते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या कहता है। तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो सेम टू सेम यही दिखता है, लेकिन यहां लगा रहेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और यहां पे थोड़ा उल्टा हो जाता है, यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाता है, बस यही अंतर है, समझिएगा यहाँ पे। यानी कहता है कि ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ spontaneous flow of solvent molecules from a lower concentration concentrated लिख दीजिए, from a lower concentrated solution to a higher concentrated solution, lower concentration to a higher concentrated solution through a semi-permeable membrane, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये भी जानेंगे हम लोग। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अपने से पास होने देता है, सॉलिड पार्टिकल्स को अपने से पास नहीं होने देता है। यह है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल, प्लांट सेल सब होते हैं। उस समय इसको लिखता हूं, पहले हम लोग एक फिगर देख लें। तो ये है ऑस्मोसिस, एक प्रक्रिया है। आइए इसको फिगर से समझते हैं क्या है इस ऑस्मोसिस। इसको समझने के लिए फिर से हम उसी तरह का एक फिगर बनाएंगे जिसमें ये दो आपको, और बीच में लगा देंगे यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये लगा दिए हम क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दो
मुंहुआ बोतल लिए, मतलब दो मुंह का बोतल है, एक ही बोतल है लेकिन दो मुंह है उसमें, और बीच में सेट कर दिया गया एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास करेगा, सॉलिड पार्टिकल को नहीं पास करेगा। चलो एक तरफ हम रखते हैं यहां पे सॉल्यूशन वन और दूसरे तरफ रखते हैं सॉल्यूशन 2। तो इस बार भी दोनों फिगर आपको लग रहा होगा सेम है। सॉल्यूशन 1 की कंसंट्रेशन यहां भी सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन से ज्यादा है। यहां पे हम लेते हैं सॉल्यूशन 1 C1 और इसकी कंसंट्रेशन को C2, तो यहां भी C1 की कंसंट्रेशन ज्यादा है C2 से। तो हायर कंसंट्रेशन कौन हुआ? सॉल्यूशन 1। लोअर कंसंट्रेशन कौन हुआ? सॉल्यूशन 2। तो इस बार कहता है कि यहां पे टू ए हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू ए, देखिए लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू ए हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस बार लोअर से हायर जाएगा और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है सिर्फ क्या करता है, इसको समझिए। यहां पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को हम लोग समझेंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहता है कि ए मेम्ब्रेन which allow only the solvent particle, not for solid particle। मतलब एक ऐसा मेम्ब्रेन जो कि सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करता है अपने से, पासेस थ्रू देम लिख सकते हैं, यानी अलाउ करता है सॉल्वेंट पार्टिकल उससे पास हो जाए, लेकिन सॉलिड पार्टिकल उससे नहीं पास हो, इस तरह के मेम्ब्रेन को क्या नाम देते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नाम देते हैं। एग्जाम्पल में मैं बता दूं कि इस तरह के मेम्ब्रेन जो होते हैं वो एनिमल सेल हो सकता है, प्लांट सेल हो सकता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल हो सकता है। ये सब कृत्रिम नहीं है, ये सब नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। कृत्रिम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी होते हैं, वो भी मतलब बनाया जा सकता है इसको और यूज किया जा सकता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम बस इतना ही है कि सॉल्वेंट पार्टिकल को जाने दे, सॉलिड पार्टिकल को नहीं जाने दे। यहाँ जो मेम्ब्रेन था ये लोकल मेम्ब्रेन था एक प्रकार का, जिसमें बड़ी बड़ी छिद्र थी, इसमें एक माइक्रो इसमें छिद्र होती है, ठीक है, माइक्रो होल होता है जिससे सिर्फ सॉल्वेंट पास होता है, सॉलिड नहीं पास होता है। इसमें दोनों के दोनों आ सकते हैं, जा सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं, है ना। हम इसमें कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होता है एक दूसरे में, दोनों जा सकते हैं। ज्यादातर इसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है, यहाँ पे लेकिन लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होता है, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो है यहाँ पे आपका सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट जा रहा है, समझिए, सॉल्वेंट यहां पे सॉल्वेंट जा रहे हैं, सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 1। तो सॉल्वेंट जा रहा है कहां? सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की तरफ सॉल्वेंट जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास कर रहे हैं, ये स्वतः पास करता रहेगा, स्पॉन्टेनियसली चलता रहेगा, और ये दोनों प्रक्रियाएं तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, तब तक ये दो आपस में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसे कहते हैं हम लोग ऑस्मोसिस, ठीक है। तो एक पॉइंट मैं यहां पे और लिखूंगा, यहां पे समझेंगे आप लोग कि नोट में मैं यहां पे डाल देता हूं, both diffusion and osmosis, both diffusion and osmosis process will continue until the concentration of both आर इक्वल। मतलब कि जब तक ये होता रहेगा तब तक कि इसका कंसंट्रेशन ऑफ
ये जो लिक्विड है कंसंट्रेशन दोनों का है बराबर में, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए तब तक ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस होता रहता है। तो हम लोगों को अब एक और बात इसमें जानना है कि डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस, वो डिफरेंस हम लोगों को जानना है। तो क्या हो सकता है डिफरेंस, बताइए दोनों के बीच क्या डिफरेंस हो सकता है। हम लोग पहला डिफरेंस ये देख रहे हैं कि यहां पे जो डिफ्यूजन की बात कर रहा है तो पहला डिफरेंस हम लोग को ये मिल रहा है कि डिफ्यूजन में हम लोग एनी सबस्टांस का प्रयोग करेंगे, यानी कि एनी सबस्टांस आर टेकन, एनी सबस्टांस आर टेकन। लेकिन ऑस्मोसिस में देख रहे हैं फर्स्ट नंबर में हम लोग कि यहां पे ओनली सॉल्यूशन आर टेकन, यहां पे सिर्फ सॉल्यूशन को लेना है, ठीक है। सेकंड में ये कहता है कि इसमें जो है ये फ्लो जो है फ्लो ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसका जो फ्लो है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तीसरा नंबर की बात करें अगर हम लोग तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करें, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर नॉट यूज, या आर नॉट यूज नहीं किया जाता सेमी परमिएबल का। यहां पे लिखेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर यूज्ड, यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उपयोग किया जाता है, यहां पे नहीं उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये इतना इसका डिफरेंस है जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में मिलता है, ओके। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना होगा, ये पूछता भी है अक्सर आपके एग्जाम में बोर्ड वगैरह में आता है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, अक्सर ये क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोगों को याद रखना है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा ये एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं जो अपने जनरल लाइफ में हम लोग प्रयोग भी करते हैं। तो आप लोग एग यानी कि अंडा को उबालते हो पानी में तो क्या होता है, कुछ बदलाव दिखता है। देखिएगा हम लोग यहां पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, तो इसमें मैं बता रहा हूं कि मान लो कि एक यहां पे हम लेते हैं ऐसे और ये हम एग लेते हैं, ठीक है, एग लेते हैं, एग को हमने रखा है नॉर्मल वाटर में, ठीक है। एग को हमने रखा है किसमें, नॉर्मल वाटर, दैट मीन्स इसको कहेंगे हम लोग प्योर वाटर में रखे हैं। तो इसको प्योर वाटर में रखा गया और एक बार हम एग को क्या करते हैं यहां पे कि इसको हम लोग रखते हैं ये सॉल्यूशन ऑफ NaCl, दैट मीन्स कि ब्राइन कहते हैं, इसका नाम है ब्राइन। ब्राइन को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो NaCl के सॉल्यूशन का नाम होता है ब्राइन। तो एग को, ये क्या है बाबू, ये क्या है, ये है एग। एग को एक बार डुबाया गया है ब्राइन में यानी कि सॉल्यूशन ऑफ NaCl जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, और एक बार डुबाया गया है प्योर वाटर में जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ये कम होगी। तो यहां पे बदलाव क्या देखा गया है, बदलाव देखिएगा यहां पे देखा गया है कि यहां पे जो है ये एग जो है, एग का साइज जो है बढ़ गया, यानी कि साइज ऑफ एग इंक्रीजेज। जो आप देख रहे हो ये लाइन ब्लैक वाला, ये जो है एग का रियल साइज है, और ये जो डॉटेड लाइन में देख रहे हो एग का जो है ये प्योर वाटर में डालने के बाद कुछ समय बाद उसका दिखा जाएगा साइज तो बढ़ गया। यहाँ पे ब्राइन वाटर में इसका साइज जो है घट जाता है,
तो ब्राइन वाटर में जाते हैं तो इसकी साइज घट गया, और रियल वाटर में जाते हैं तो साइज इसका बढ़ जाता है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि यहां पे देखिए अंडे का जो लेयर होता है ऊपर वाला, वह एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। तो एग का जो ऊपर का कवर है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। प्योर वाटर को वो अपनी तरफ खींचता है, यानी कि उसमें ऑस्मोसिस होता है, सॉल्वेंट उसमें पास कर सकता है। यानी कि यहां मैं लिख सकता हूं कि प्योर वाटर इंटर द एग एंड इंटर द एग फ्लूइड लिख दीजिए। एग फ्लूइड मैंने एग के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ होता है, तो इंटर द एग फ्लूइड एंड इंक्रीज द साइज, और साइज को इंक्रीज करता है। इस प्रोसेस को हम लोग इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस क्या नाम देते हैं हम लोग? इंडोऑस्मोसिस कहते हैं। इस प्रोसेस से यहां पे क्या होगा कि चूंकि यहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन दैट मींस ब्राइन है, तो कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन जब ज्यादा है तो इसका जो सॉल्वेंट है वो इसके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार कर अंदर नहीं जाएगा, तो जो वाटर फ्लूइड में प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि द वाटर प्रेजेंट इन फ्लूइड आउट टू द एग एंड द साइज ऑफ एग डिक्रीजेज। तो एग का साइज यहां पे घट जाता, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस यानी कि यहां पे वाटर जो है वो अंदर जा रहा है तो एंडोऑस्मोसिस, यहां पे फ्लूइड से वाटर बाहर आ रहा है तो एक्सोऑस्मोसिस। तो ये एक ऑस्मोसिस का एग्जांपल है। इसको हम वाटर में बॉयल करेंगे तो इसमें क्या होगा, वाटर उसके अंदर चला जाता है। अगर हम NaCl सॉल्यूशन में उसको बॉयल करते हैं तो फ्लूइड का वाटर बाहर आ जाता है। उसमें क्या होता है, सिकनेस हो जाती है, यानी कि वो सिकुड़ जाता है और उसमें साइज उसका छोटा हो जाता है। राइट, तो ये समझ में आ गया आपको एग्जांपल ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का एग्जांपल क्या है, अब जानेंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मजे में आ रहा है समझ में? ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हम लोगों को एक फिगर बनाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और वही फिगर फिर से हम लोग बनाएंगे जो फिगर अभी हम लोग बना रहे थे। चलिए ठीक है, तो इस बार हम लोगों को प्रेशर यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, इस बार हम क्या यूज करेंगे, प्रेशर यूज करेंगे। यहां पे थोड़ा सा इसका जो है पतला माउथ कर देते हैं इसका, और ये जो है एक बनाते हैं कंटेनर, और इस कंटेनर में इसके माउथ को थोड़ा सा पतला कर देते हैं। राइट, चलिए इसके बराबर भी इसको ले लीजिए, ये रहा। तो ये आ गया। चलिए ओके, तो इस तरह से ये एक दो मुंह गले, और यहां पे तो हमें सेमी परमेबल लगाना ही लगाना है। तो ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गया। और इस बार हम क्या करेंगे कि प्योर सॉल्वेंट हम एक तरफ रखेंगे, प्योर सॉल्वेंट, और दोनों ही तरफ यहां पे हम लगाएंगे ये पिस्टन लगाएंगे। ये P1 लगा दिए, और इधर भी लगा देंगे हम लोग ये P2 लगाएंगे। ठीक है, P1 और P2 लगाया, और क्या कर रहे हैं, प्रेशर तो इसमें बनाना ही हमको, और एक तरफ हम रख रहे हैं यहां पे सॉल्वेंट रख दिए हम, और एक तरफ हम रख देते हैं इसमें सॉल्यूशन।
तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जाहिर सी बात है कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी। तो क्या हो रहा है ये समझते हैं। ये है सॉल्वेंट और ये है सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि ये परमिट करता है, ऐसा मेम्ब्रेन जो परमिट करेगा सेमी कंपाउंड्स यानी कि सिर्फ आधा कंपाउंड जो करेगा, यानी कि सिर्फ सॉल्वेंट करेगा, सॉल्यूट नहीं करेगा। तो यहां से सॉल्वेंट इसमें जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा, सिर्फ क्या जा रहा है, सॉल्वेंट पास करेगा। तो प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर कहता है कि अगर हम यहां पे प्रेशर लगाएं यानी कि P1 को इंक्रीज करें, P1 को क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे हम, और ये इंक्रीज तब तक करेंगे जब तक कि ये सॉल्वेंट जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होने रुक जाता है। यानी कि जैसे ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट पास होना रुक जाएगा, जिस प्रेशर पे, वही प्रेशर हमारा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ रहे बात? मतलब कि हम क्या करें कि एक विरोधी प्रेशर लगा रहे हैं, उधर से कोई आ रहा है, हम इधर से प्रेशर लगाएंगे कि वो आना बंद कर दे। हमारी प्रेशर इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि उसके प्रेशर से थोड़ा ज्यादा हो कि वो आना बंद हो जाए, यानी इक्वल हो, बराबर, ज्यादा नहीं हो, ज्यादा नहीं कर सकते, इक्वल हो। उसके प्रेशर और हमारा प्रेशर दोनों अगर इक्वल हो तो ये आना बंद हो जाएगा। उस प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो इसके डिफिनेशन की तरफ चलते हैं। क्या होगा डिफिनेशन इसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का डिफिनेशन क्या होगा? कहता है कि द मिनिमम प्रेशर which needs to be applied to a solution की तरफ अप्लाइड करेंगे टू प्रिवेंट द इनवर्ड फ्लो ऑफ इट्स, इनवर्ड फ्लो मतलब कि जो लगातार फ्लो कर रहा है, स्पॉन्टेनियसली जो फ्लो हो रहा है, ऑफ इट्स सॉल्वेंट across ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन known as ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इनका कहना है कि वह एक मिनिमम प्रेशर होगा जो यहां लगाया जाएगा, जो इस सॉल्वेंट के जो स्पॉन्टेनियसली फ्लो है उस फ्लो को रोक देगा, यानी कि इसकी प्रेशर सॉल्वेंट के प्रेशर के बराबर होगा। जब ये रुक जाएगा उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ये है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर लगने वाला एक प्रेशर है, किधर से, सॉल्यूशन पार्ट से, जो सॉल्वेंट को आने से रोकता है, उसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पाई, इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय पाई, इसको पाई से डिनोट करते हैं हम लोग। अब इसका हम लोग फॉर्मूला जानेंगे। तो कई एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट में वॉन डफ का रोल ज्यादा था, यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा वॉन डफ एक्सपेरिमेंट। वॉन डफ एक्सपेरिमेंट क्या है जानते हैं। वॉन डफ ने दो एक्सपेरिमेंट किया। पहला उन्होंने बॉयल्स के साथ मिलकर किया, बॉयल वॉन डफ लॉ। इन्होंने बॉयल वॉन डफ लॉ, एक लॉ दिया गया, जो एक्सपेरिमेंट के बाद इन लोगों के द्वारा एक लॉ दिया गया। वो लॉ क्या था? इनका कहना था कि द ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको पाई से डिनोट करते हैं,
द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन है वो उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधा समानुपाती होगा। ये बताया गया था, यानी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड में कहा था उन्होंने, ये गेलुसाक के साथ मिलकर, गेलुसाक्स बाउंड हाफ लॉ, गेलुसाक के साथ मिलकर उन्होंने बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। जो टेम्परेचर उस सॉल्यूशन में रखेंगे उसके ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को लेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, या ऑस्मोटिक प्रेशर चिन्ह बताएं, कोई ना कोई कांस्टेंट डालेंगे, इज इक्वल टू आर सी टी। तो आर क्या है, गैस कांस्टेंट है, आर को क्या लिया गया, गैस कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना वो सॉल्यूशन कांस्टेंट माना जाता है जो गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग पाई इज इक्वल टू आर इंटू कंसंट्रेशन को, चूंकि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इंटू टी। क्या हो जाएगा, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। आपको लगेगा कि ये आइडियल गैस इक्वेशन जो गैसेस चैप्टर में पढ़े थे, गैसेस स्टेट में, तो वहां पे आप लोगों को बताया गया था कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन। वहां पे जो प्रेशर, ये पीवी तो प्रेशर है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर तो प्रेशर है, तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो वेयर आर इज इक्वल टू जो है ये क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं इसको, सॉल्यूशन कांस्टेंट कहेंगे, जिसकी वैल्यू यूज करनी 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन इसका प्रयोग करना आप लोगों को। वैसे प्रेशर की यूनिट्स देखेंगे अगर तो ये एटीएम होगा, एटीएम मिलीमीटर आप लोग यूज करते हो, बार पास्कल, ठीक है, बार पास्कल एटीसी। वैसे में एक और चीज बता दें कि 1 एटीएम बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी। चलिए मिटाते हैं, तो इसको और डिटेल लिखते हैं, थोड़ा सा साफ नहीं दिखता होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। ये फॉर्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको याद रखेंगे, पाई वी इक्वल टू एनआरटी। इसको मिटाते हैं और सारा फॉर्मूला यहीं पे आएगा। तो ये था आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस पे न्यूमेरिकल जानेंगे, लेकिन फॉर्मूला को थोड़ा और डेराइव कर दूं मैं, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमको मिला है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही फॉर्मूला मिला है ना, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, तो हम लोगों को पाई वी को लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, वेयर आर इज इक्वल टू क्या मैंने बताया अभी आप लोगों को, सॉल्यूशन कांस्टेंट। दैट मीन्स इसका वैल्यू जो होगा 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, और यूनिट ऑफ पाई जानेंगे तो हम लोग जनरली तो उसका एसआई यूनिट एटीएम मिलेंगे, लेकिन नहीं पास्कल लेते हैं, लेकिन एटीएम जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो आइए कुछ कन्वर्जन देख लें। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एचजी होता है, दैट मीन्स 76 सेंटीमीटर। 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टर भी होते हैं,
और 1 ATM बराबर 1.013 गुने 10⁵ पास्कल भी होता है। ठीक है, इतना पास्कल। 1 ATM बराबर 1.013 बार भी होता है। और फिर 1 ATM बराबर 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो इन सब यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी आगे, इसका प्रयोग कर लेंगे। एटीएम का प्रेशर का वैल्यू किस में रखना है, चेंज करके आप लोग इसका प्रयोग कर लेंगे। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं थोड़ा सा इसका डेरिवेशन का। आइए इसको हम लोग और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। चूंकि यहां पे हमने पढ़ा है पाई वी इक्वल टू एन आर टी, तो कैलकुलेट करते हैं यहां से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल का अगर मोलिकुलर वेट निकालनी हो तो इस फॉर्मूला से निकल जाता है। चूंकि पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी, तो एम इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी डिवाइड बाई पाई वी। क्लियर? तो कहते हैं मोलर मास इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी बाई पाई वी। अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, तो हम लोग गैस कांस्टेंट का मान रखेंगे और उसका गिवन मास मालूम है तो हम किसी भी सॉलिड पार्टिकल का मोलर मास निकाल सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए, चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है, प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर determine the molar mass of solid, hence osmotic pressure is a colligative प्रॉपर्टीज। तो ये डिटरमाइन कर लिए हम लोग कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी मोलिकुलर मास को निकालता है, अतः कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर से हम लोग मोलिकुलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, प्रूव दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये प्रमाणित करो कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो बस यही चीज, यही पॉइंट लिखना ही होता है, यही लिखना होता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये आता भी है। ठीक है, तो यहां से निकल जाएगा। एक पॉइंट्स और हम लोग जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर में, न्यूमेरिकल्स के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक यहाँ पे आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और उसके लिए हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों रिलेटेड है, आइए जानते हैं। कहता है कि सॉल्यूशंस आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो कहता है कि सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर solutions having same osmotic pressures are known as isotonic solution। मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन 2 या 2 से अधिक हो, उनका अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि m/10 है ना, m/10 सॉल्यूशन
of glucose and m/10 solution of यूरिया। तो यूरिया का m/10 सॉल्यूशन और ग्लूकोज का m/10 सॉल्यूशन ये दोनों ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए एक फॉर्मूला देखते हैं। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन ए पाई v1 इज इक्वल टू n1RT एंड सॉल्यूशन बी के लिए जाएंगे पाई v2 इज इक्वल टू n2RT। यहां आप देखोगे पाई v1 इज इक्वल टू w1/m1RT, यहां हो जाएगा पाई v2 इज इक्वल टू w2/m2RT। तो पाई इज इक्वल टू w1RT/m1v1, यहां हो गया आपका पाई इज इक्वल टू w2RT/m2v2। चूंकि कहता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की दोनों बराबर है, तो दोनों को हम लोग बराबर करेंगे, और जब दोनों को बराबर करेंगे तब हमारा जो आएगा वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए एक फार्मूला आएगा। तो यहां लिखेंगे एट आइसोटोनिक सॉल्यूशन पाई, दोनों पाई बराबर है, यानी कि पाई 1 ले लेते हैं, ये पाई 2 ले लेते हैं। चलिए पाई 1 पाई 2 ले लेते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए पाई 1 बराबर पाई 2, यानी w1RT/m1v1 इज इक्वल टू wRT/m2v2। यहां से RT से RT कटा दीजिए, फॉर्मूला आ गया w1/m1v1 इज इक्वल टू w2/m2v2। तो इस फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोगों को जो फॉर्मूला मिला है, इस फॉर्मूला पर आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन मिटाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पे क्या है क्वेश्चन। तो आइए जानते हैं क्वेश्चन क्या। 3 न्यूमेरिकल्स मिले हैं, न्यूमेरिकल्स 1 2 3, और आइए तीनों न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये सभी न्यूमेरिकल्स ऑस्मोटिक प्रेशर पे है। क्या है न्यूमेरिकल और कैसे बनाते हैं, छोटा छोटा मिस्टेक हो जाने से न्यूमेरिकल नहीं बनता है, गलत होता है। तो ये न्यूमेरिकल तो बहुत फेमस है, आपके बिहार बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में हमेशा आता है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिखने में लगता है कि बहुत आसान है, और है भी आसान, लेकिन जब हम रास्ता भटक जाते हैं तो ये नहीं बनता है। देखिए कहाँ रास्ता भटकते हैं। 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, तो गिवन में हम लोगों को हमेशा ही 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया जो है, इसको W/W रिलेशन नहीं लेना है। अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ये दिया नहीं है क्या है, यहाँ दिया रहता है W/V, तो हम लोगों के लिए आसान होता है। लेकिन चूंकि आपका फॉर्मूला है पाई V इज इक्वल टू W/m/RT, ध्यान दीजिएगा, m तो निकालना है, तो गिवन मास और वॉल्यूम तो चाहिए ना, वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, तो हम W/V का रिलेशन निकालने वाले यहां से W/V। तो गिवन में यहां से लेंगे कि यूरिया जो है वो 5 ग्राम है, यानी कि W ले लीजिए 5 ग्राम, और पूरा सॉल्यूशन जो हमारा है वो वॉल्यूम हो गया 100 ml। वॉल्यूम को कभी भी 100 ml में परसेंटेज लेंगे, परसेंटेज जो है 100 में 5। तो यहां हमने रिलेशन क्या लिया, ध्यान दीजिएगा, मैंने रिलेशन लिया W/V का रिलेशन। तो यूरिया हो गया 5 ग्राम, सॉल्यूशन हो गया 100 ml, राइट। चलिए अब हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि हमें निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो टेम्परेचर भी चाहिए। टेम्परेचर गिवन है 273 केल्विन। आइए, चूंकि हमारे पास फॉर्मूला है पाई V इज इक्वल टू W/m/RT,
तो पाई तो निकालना है, वी वॉल्यूम को लीटर में चेंज करेंगे, 0 पॉइंट क्या जाएगा 1 लीटर, तो 0.1 इज इक्वल टू डब्ल्यू हो गया 5, मोलर मास हम लोगों को निकालना ही है, नहीं मोलर मास तो रख देना है ना, मोलर मास यूरिया का मोलर मास 60 होता है, H2 कौन H2 NH2CO NH2 का मोलर मास 60 होता है। तो चलिए R रख देंगे 0.0821, टेम्परेचर हो गया आपका 273। सॉल्व करते हैं तो पाई इंटू 0.1 इज इक्वल टू, इसमें हम लोग गुना करेंगे किसमें 5 गुने 0.821 गुना करेंगे 5 10 के 0 1 8 पे 40 1 41 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 0.4105 इंटू 273 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो हम अगर इसको 60 से डिवाइड करें, इसको गुना करके, तो ये हमारा आता है 1.8, ये करीब में आएगा यहाँ पे 1.867 यहाँ पे आएगा 1.867 डिवाइडेड बाई 0.1। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है 0.1 यानी ऊपर 10 गया तो आ गया 18.67 ATM। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया। 2 नंबर का होता है। मिस्टेक सिर्फ बच्चों से यहीं पे होती है कि वो क्या करते हैं कि यूरिया को 5 ग्राम सॉल्यूशन को भी 100 ग्राम ले लेते हैं। जब आप सॉल्यूशन 100 ग्राम ले लीजिएगा तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा और नहीं भी सॉल्व हो सकता है और उसे एग्जामिनर काट देगा। क्योंकि 100 ग्राम लीजिएगा तो आपको तो वॉल्यूम चाहिए ना, और फिर ग्राम को वॉल्यूम में कन्वर्ट करिएगा, बहुत सारा उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कभी भी उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, हमेशा हम लोग उसको क्या लेते हैं, ये वॉल्यूम में लेते हैं, यानी कि W/V का रिलेशन लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट 2 नंबर में बढ़ते हैं, मिटाएं इसको। ओके, सेकंड नंबर देखते हैं क्या कहता है। सेकंड नंबर में कहता है कि ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 75 ग्राम सॉल्यूट, यानी कि W दिया गया है यहाँ पे 75 ग्राम पर लीटर, यानी कि वॉल्यूम दे दिया गया 1 लीटर। अरे पर लीटर का अर्थ क्या हुआ 1 लीटर ना, वॉल्यूम दे दिया गया 1 लीटर। एक्सर्टेड एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ इतना, यानी कि प्रेशर दिया गया 4.80 ATM और टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस दिया गया है जो 283 केल्विन होगा। 273 केल्विन में 10 डिग्री ऐड करोगे 283 केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। मोलर वेट ऑफ सॉल्ट निकालना है, m इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला वही है पाई वी इज इक्वल टू W/m RT। पाई हमारा दिया गया है प्रेशर पाई 4.80, वॉल्यूम है 1 इज इक्वल टू W हो जाएगा 75, मास निकालना है 0.0821, टेम्परेचर हो जाएगा 283। ओके गाइस, चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 175, इतना गुना करेंगे और फिर 283 गुना करते हैं। ठीक है, तो ये फाइनली 75 इतना और इतना को गुना करने पर आता है 1742.57 डिवाइड बाई 4.80, जिससे हम लोग अगर सॉल्व करेंगे इसको भाग देंगे तो आएगा 363.0, इतना ग्राम इसका मोलर मास आएगा। सॉल्व करने पर आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में बस यही है, मान सबका दिया गया, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, सिर्फ मल्टीप्लाई करो डिवाइडिंग करो आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए थर्ड नंबर में बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में क्या है आइए देखते हैं। थर्ड नंबर जो है वो और आसान है। थर्ड नंबर कहता है कि 5% सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ यूरिया, शुगर सॉल्यूशन आइसोटोनिक विथ यूरिया सॉल्यूशन। आ गया आइसोटोनिक। चलिए थर्ड नंबर में तो एक है यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन और एक है आपका
यूरिया सॉल्यूशन, ये दो सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन में 5% है, तो शुगर हो गया 5 ग्राम, ठीक है। और फाइनली क्या निकलना है, कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ शुगर। चल ठीक है, तो यहाँ पे M1 हमें निकालना है, ठीक है। और चूंकि परसेंटेज है तो 1 मिनट रुक जाओ, वॉल्यूम ही मान लो ना, V1 हो गया 100 ml, M1 हमें निकालना है। और फिर हम प्रेशर को पाई को हम पाई1 मान लेते हैं, ओके। यहाँ पे यूरिया दिया हुआ है कितना, 0.877% है ना, तो 0.877 ग्राम, तो वॉल्यूम 2 हो गया आपका 100 ml। M2 यूरिया का 60 गिवन है और हमको मालूम भी था। और यहां पे पाई को आप पाई2 मान लीजिए। तो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, तो हम लोग फॉर्मूला जाने हैं, W1 बट्टा M1 V1 इज इक्वल टू W2 बट्टा M2 V2। W1 में ये हो गया 5 डिवाइड बाई M1, तो हमें निकालना है। और यहाँ पे हम लोग, अच्छा इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पाई1 माने हैं तो दोनों को पाई निकाल कर तब आइसोटोनिक के लिए बराबर कर दें, बेटर रहेगा। तो यहाँ पे पाई1 इज इक्वल टू पाई1 V1, पाई1 इंटू 100 इज इक्वल टू W1 5 M1 RT। चलिए, तो पाई1 इज इक्वल टू 5 गुने RT बट्टा M1 इंटू 100। यहां पे पाई2 इज इक्वल टू कितना, 0.877 RT बट्टा ये 60 गुने 100, राइट। तो फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन दोनों को बराबर करें, पाई1 बराबर पाई2, तो 5 गुने RT बट्टा M1 इंटू 100, 0.0877 गुने RT बट्टा 60 गुने 100। अब यहां से देखेंगे कि RT से RT हम कटा रहे हैं, 100 से 100 कटा रहे हैं, तो फाइनली हमारा M1 को इधर भेजेंगे, तो 5 गुने 60 बट्टा 0.0877, जो अगर हम इसको ये करेंगे यहाँ पे 6 × 30 300 बाई 0.0877 ही ना आएगा, 300 बाई 0. अच्छा 0.0 कहाँ से आ गया, ओ शिट, 0.877 ना, 0.877 0.877, तो हम लोग डिवाइड करेंगे, फाइनली हमारा आएगा ये 342.07। वो वैसे भी शुगर का जो वेट होता है, मोलिकुलर वेट, वो 342 आता ही है, 342 ग्राम होता है। तो इस प्रकार आपका ये ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और सब पे न्यूमेरिकल आपने आज पढ़ा। घर पे और आगे न्यूमेरिकल्स को बनाइए, बुक्स वगैरह से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दैट्स ऑल।